भारत को न्यूक्लियर पावर किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने या इंदिरा गांधी जी ने? बचपन से यही सवाल मुझे कंफ्यूज करता है और इस साल इलेक्शन के दौरान दोनों पार्टीज ने क्लेम किया है कि भारत को न्यूक्लियर पावर देने वाले वो खुद थे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? भारत जैसे पीसफुल देश ने, जिसने आज तक किसी भी देश पर अटैक नहीं किया है, उसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत महसूस क्यों हुई? अगर भारत 1974 में ऑलरेडी न्यूक्लियर बन चुका था तो फिर 1998 में फिर एक बार न्यूक्लियर टेस्ट करने की जरूरत क्यों? सच क्या है और ये सच जानने से हमें क्या फर्क पड़ता है, चलिए समझते हैं। चैप्टर 1, न्यूक्लियर जरूरी क्यों। ये हैं डॉक्टर होमी भाभा, जो अगर चाहते तो इंग्लैंड में रहकर एक ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वो भारत लौटे। उन्होंने 1948 में अपने दोस्त जवाहरलाल नेहरू जी को एक लेटर लिखा, कहा कि हमें एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनानी ही होगी, जो साइंटिस्ट का एक छोटा ग्रुप होगा जो सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। 1954 में होमी भाभा ने एक 3 स्टेज प्लान प्रेजेंट किया, जिससे भारत एनर्जी इंडिपेंडेंस ला सकता है। पहले स्टेज में यूरेनियम का इस्तेमाल होगा, उस यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी और साथ ही साथ प्लूटोनियम भी बनेगा। दूसरे स्टेज में इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में होगा, जिससे और प्लूटोनियम बनेगा। तीसरे स्टेज में थोरियम का इस्तेमाल करके यूरेनियम 233 नाम का एक नया फ्यूल बनेगा, जो भारत के लिए क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी बनाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम लगता है, जो भारत के पास है नहीं, लेकिन भारत के पास थोरियम बहुत है। इनफैक्ट दुनिया का 25% थोरियम भारत में है, तो क्यों ना यूरेनियम के बजाय थोरियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर के लिए किया जाए। यही थी होमी भाभा की रेवोल्यूशनरी आइडिया। लेकिन एनर्जी तक ठीक था, हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की क्या जरूरत? नेहरू जी के इस सवाल को चाइना ने 1962 में एक मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत पर अटैक करके। नेहरू जी कॉन्फिडेंट थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन फिर भी चाइना ने हम पर अटैक किया। यूएसएसआर यानी उस जमाने का रशिया, जिसे हम हमारा बहुत करीबी दोस्त मानते थे, उसने कोई मदद नहीं की। 1964 में चाइना एक न्यूक्लियर पावर्ड देश बना। अगर चाइना जैसा न्यूक्लियर पावर्ड देश हम पर अटैक करता है तो हमारे पास क्या हथियार है उनका जवाब देने के लिए? ये सवाल इम्पोर्टेंट था। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो पर होमी भाभा ने एक फेमस इंटरव्यू दिया कि अगर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो 1 साल के अंदर अंदर एटम बॉम्ब बना सकते हैं। यानी 1966 खत्म होते होते हमारे हाथ में एटम बॉम्ब हो सकता था। लेकिन होमी भाभा मुंबई से न्यूयॉर्क जाते जाते उनकी फ्लाइट एल्प्स में क्रैश हो गई और सारे पैसेंजर्स मारे गए। कॉन्स्पिरेसी थियरी यही कहती है कि भाभा की मौत में CIA का हाथ था। वो चाहते थे कि और एशियन देशों के हाथ न्यूक्लियर पावर ना लगे। आपको क्या लगता है, क्या CIA ने होमी भाभा की जान ली? टेल अस इन द कमेंट्स। चैप्टर 2, बुद्धा इज स्माइलिंग। 1966 भारत के लिए काफी दुखद साल था। बैक टू बैक 2 इम्पोर्टेंट लीडर्स बड़े ही मिस्टीरियसली चल बसे, शास्त्री जी और होमी भाभा। और 1968 उससे भी ज्यादा ट्रैजिक साल था, क्योंकि इसी साल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुई। तब तक इन 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम ये टेक्नोलॉजी किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकेंगे। भारत न्यूक्लियर बनने में लेट हो चुका था। अब जरा इन देशों की लिस्ट को गौर से देखिए। ये 5 देश वही 5 देश है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। यानी इन 5 देशों ने मिलकर खुद ही एक एलीट टीम बना ली थी। उन्होंने इस ट्रीटी के थ्रू इंश्योर किया था कि दुनिया उन्हीं में से किसी के इशारों पर नाचे। लेकिन भारत ने इस आइडिया को चैलेंज किया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के साथ। इंदिरा गांधी जी ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फोकस किया। राजा रामन्ना, आर चिदम्बरम, होमी सेतना जैसे साइंटिस्ट की एक नई टीम बनी। 1972 में हमारे पहले बॉम्ब का प्रोटोटाइप रेडी था। लेकिन एक प्रॉब्लम था। एनपीटी में कहा था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, उन्हें छोड़कर और कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। और ऐसी ही कंडीशंस में 1974 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन पोखरण में भारत ने पहली न्यूक्लियर टेस्ट की।
डॉक्टर पी.के. अयंगार ने ये बॉम्ब डिजाइन किया था और राजा रामन्ना इस प्रोजेक्ट के हेड थे। अब ये टेस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये दुनिया में ऐसी पहली न्यूक्लियर टेस्ट थी जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर को छोड़कर किसी और देश ने की थी। भारत ने दुनिया को चैलेंज किया था कि इन 5 देशों को छोड़कर भी दुनिया में पावर सेंटर्स हो सकते हैं। एट द सेम टाइम भारत ने अनाउंस कर दिया था कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा। एक्सप्लोजन सिर्फ 8 किलोटन का था, यानी माइनिंग के लिए, आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह बनाने के लिए ये एक्सप्लोजन काफी था। द बुद्धा वाज इंडीड स्माइलिंग। साइंस एक चाबी है जो प्रोग्रेस के कई दरवाजे खोलती है। देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, सुरक्षा में साइंस भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आने वाले समय में साइबर अटैक्स, डेटा ब्रीचेस और मालवेयर के मदद से हमारे डेटा को चुराने की कोशिश बहुत तेजी से होने वाली है और इसीलिए हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे फील्ड्स में स्किल ओरिएंटेड हो। यही इंपॉर्टेंट मैसेज हम आपके लिए लाए हैं स्केलर के साथ। स्केलर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मदद से सिखाता है। ये वही लोग हैं जो दुनिया भर की टॉप टेक कंपनीज में काम करते हैं, जो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके एजुकेशन में लाते हैं और 80+ रियल लाइफ केस स्टडीज के साथ आपको सिखाते हैं। स्केलर के ज्यादातर लर्नर्स गूगल, मेटा, Amazon, Zomato, Dream11, मिंत्रा जैसी टॉप कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं। स्केलर आपको 1-on-1 मेंटरशिप देता है, साथ ही मॉक इंटरव्यूज की प्रेपरेशन भी कराता है जो आपको करियर ग्रोथ और जॉब हंटिंग में मदद करती है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, स्केलर पर फ्री मास्टर क्लासेस भी हैं। स्केलर के साथ आप डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस है ये सीख सकते हैं। और तो और एआई और मशीन लर्निंग से जुड़े इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स आपके सीवी में ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, इनकी लाइव मास्टर क्लास अटेंड करके। लिंक इन द बायो। चैप्टर 3, इंडिया, वर्ल्ड्स मोस्ट हेटेड कंट्री। ओके, अगर भारत ने 1974 में ही न्यूक्लियर टेस्ट कर ली थी तो फिर वापस 1998 में क्यों? क्योंकि अमेरिका ने 1996 में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाला। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 1974 की भारत की टेस्ट वैध नहीं मानी जा सकती, वो ऑलमोस्ट एक फेल्ड टेस्ट ही थी। 1970 से 1991 तक भारत दुनिया का सबसे अनरिलायबल देश माना जाता था। हमारे पास न्यूक्लियर पावर तो थी, लेकिन हम कहते थे कि हमारे पास बॉम्ब नहीं है। कभी हम यूएसएसआर की साइड लेते, कभी अमेरिका की। हम किसके दोस्त हैं और किसके दुश्मन किसी को भी पता नहीं था। 1974 की टेस्ट के बाद देश भर में तो खुशी का माहौल था, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें पूरी तरह पराया बना दिया। हमें टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ने हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और हमारे पास खुद का यूरेनियम तो था नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल करने के लिए जो हैवी वाटर लगता है वो देने से इनकार किया। कंप्यूटर्स नहीं दिए, हम पर सैंक्शंस लगाए। देश को अगर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है तो वर्ल्ड स्टेज पर इज्जत कमानी होगी। भारत ये रियलाइज कर चुका था कि अगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री पानी है तो या तो इकोनॉमिक वेल्थ लगती है या फिर न्यूक्लियर वेपन्स, या तो पैसों से या फिर शक्ति से। 1974 के बाद जियोपॉलिटिक्स में बहुत चीजें बदली थी। इंटेलिजेंस के अनुसार पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे। ऑन द अदर हैंड भारत ने ये तो प्रूव कर दिया कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, लेकिन भाभा के 3 स्टेजेस में हम आगे नहीं बढ़ रहे थे। प्लस क्या हम हमारे न्यूक्लियर एनर्जी से वेपन्स बना सकते हैं, ये हमने डिक्लेयर नहीं किया था। 1990s के दशक में अमेरिका एक और प्लान पर काम कर रहा था, CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिससे कोई भी देश कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर अमेरिका की 1996 की रिपोर्ट माने तो हम न्यूक्लियर देश हैं भी या नहीं, ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल थी। समय निकला जा रहा था और इस बार भी लेट होना भारत अफोर्ड नहीं कर सकता था। जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं कि स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक, यू विल गो फार। भारत को अब यही करने की जरूरत थी। इस बार ये कहना काफी नहीं था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही होगा। 8 किलोटन का एक्सप्लोजन फेल्ड एक्सप्लोजन माना जा रहा था। हमें एक बड़े धमाके की जरूरत थी और ये किसने किया? 1964 में लोकसभा में एक बड़ी डिबेट हुई जहां सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने न्यूक्लियर पावर का विरोध किया। सिर्फ एक छोटी सी पार्टी थी, जनसंघ, जिसका एक युवा नेता था जिसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि भारत को न्यूक्लियर बनना ही होगा और यहाँ तक परमाणु हथियार भी बनाने होंगे। वो लीडर कौन था? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी।
1974 में जब वो ऑपोजिशन में थे, तब भी उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा का स्वागत किया था। पॉलिटिक्स को छोड़कर देश के बारे में सोचा था और यही पॉलिसी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने पर भी कंटिन्यू की। 1998 में अमेरिका के स्पाई प्लेन्स और सैटेलाइट्स भारत पर नजर रखे हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथी साइंटिस्ट आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर पोखरण जाया करते थे। यहाँ तक उनका कोड नेम भी मेजर जनरल पृथ्वीराज रखा गया था ताकि किसी को शक न हो। CIA के नाक के नीचे से हमने 11 मई 1998 को पोखरण में फिर से एक बार न्यूक्लियर टेस्ट की, लेकिन ये टेस्ट अलग थी। जहां 1974 में सिर्फ 8 किलोटन का एक्सप्लोजन हुआ, 1998 का एक्सप्लोजन उससे 5 गुना बड़ा यानी 45 किलोटन का था और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। इस धमाके से भी बड़ा एक धमाका अटल जी ने अपने भाषण में किया, जहां उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर जरूरत पड़े तो हम न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 4, बॉम्ब बनाया किसने। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको होमी भाभा के 3 स्टेज प्लान के बारे में बताया था। बॉम्ब तो बन गया, लेकिन इस 3 स्टेज प्लान में हम पीछे छूट रहे थे। आज, इस घड़ी, इस साल हमने इस प्लान के 2nd स्टेज में एंट्री की है। 4 मार्च 2024 को हमने भारत का पहला इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इनॉग्रेट किया। ये खबर न्यूक्लियर टेस्ट की खबर जितनी धमाकेदार नहीं है, लेकिन ये एक कदम है आत्मनिर्भरता की ओर, एनर्जी इंडिपेंडेंस की ओर। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया किसने, वाजपेयी जी ने या इंदिरा जी ने। ये पूरी कहानी समझने के बाद मुझे लगता है कि इस सवाल के 2 नहीं 3 ऑप्शंस होने चाहिए और इस तीसरे ऑप्शन में उन सारे साइंटिस्ट का भी नाम होना चाहिए जिन्होंने इस पूरे जर्नी में भारत को एक एक करके आगे लाया। सोचिए, हम अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्रेडिट ओपेनहाइमर को देते हैं, उस समय के प्रेसिडेंट ट्रूमन को नहीं। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझने की जरूरत है कि अगर अटल जी पॉलिटिकल विल नहीं दिखाते तो हम न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट ही ना करते। अगर इंदिरा जी हमें ग्रीन सिग्नल ना देती तो स्माइलिंग बुद्धा पॉसिबल ना होता। अगर नेहरू जी होमी भाभा जी को एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च करने की परमिशन ना देते तो इस पूरे सफर की शुरुआत ही ना होती। इन सारे स्टेप्स में से किसी भी स्टेप को हटा दो तो पूरी इमारत गिर जाएगी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर लीडर अपने पिछले लीडर के काम को एक स्टेप आगे ले जाता। शायद आज कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिक्स के परे भी एक भारत है। एक ऐसा भारत जिसकी आत्मा है, जिसका दिल है, जिसकी उड़ने की चाह है, जो पॉलिटिक्स के बेड़ियों में कैद नहीं है। चलिए उन सारे साइंटिस्ट को जिंदा रखते हैं, उनकी कहानी शेयर करते हैं ताकि सबको पता चले कि भारत को शक्तिशाली बनाने में हमारे साइंटिस्ट का भी हाथ है। We thank Scalar for sponsoring this video and giving us the opportunity to tell this inspiring story. Don't forget to check out Scalar and attend their free live masterclass. आपके करियर ग्रोथ के फर्स्ट स्टेप के लिए आज हमें उन साइंटिस्ट की जरूरत है जो इसी सीढ़ी का अगला कदम रचें। हमारा न्यूक्लियर मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। अभी तक हम स्टेज 2 पर ही हैं। अभी तक थोरियम तक पहुंचना बाकी है। हमें होमी भाभा का सपना पूरा करना है और ये हमारी जनरेशन ही कर पाएगी। आई होप आप में से कोई इस वीडियो को देखकर इंस्पायर हो और कोई ऐसा फील्ड चुने जो भारत को और पूरी दुनिया को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाए, क्योंकि असली धमाका करने की ताकत आप में है और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।